हम लोग पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? संघ सरकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है यूनियन गवर्नमेंट यानी संघ सरकार, और दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। यूनियन गवर्नमेंट को ही हम लोग आम बोलचाल भाषा में सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसको केंद्र सरकार बोलते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में सेंट्रल गवर्नमेंट ना करके हम लोग उसको क्या कह देते हैं? यूनियन गवर्नमेंट कह देते हैं, संघ सरकार कह देते हैं। अब यदि हम लोग संघ सरकार की पहली बात करें, अब हम लोग संघ सरकार का यदि बात करते हैं यानी यूनियन गवर्नमेंट का बात करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट का बात करते हैं यानी संघ सरकार की बात करते हैं, तो संघ सरकार में सरकार के 3 अंग होते हैं। अब तीनों अंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक को कहते हैं हम लोग कार्यपालिका, क्या कहते हैं? कार्यपालिका। दूसरे को कहते हैं हम लोग विधायिका, क्या कहते हैं? विधायिका। और तीसरे को कहते हैं हम लोग न्यायपालिका, क्या कहते हैं? न्यायपालिका। कार्यपालिका का मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल, विधायिका का मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, और न्यायपालिका का यानी जुडिशियरी। अब तीनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और हमने ये भी बता चुका है, कई बार हम बता चुके हैं तुम लोगों को, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो है वो 3 अलग अलग बॉडी है। इस प्रकार शरीर के अलग अलग बॉडी होता है, आंख अलग, बाल अलग, हाथ अलग, तो सेम सरकार का जो 3 बॉडी होता है वो तीनों अलग अलग है, और तीनों का काम अलग अलग। जिस प्रकार आंख का काम देखना होता है, कान का सुनना होता है, हाथ का कुछ करना होता है, सेम कार्यपालिका का, विधायिका का और न्यायपालिका का काम अलग अलग है। अब कोई भी मान के चलो ये भारत है, और भारत के लिए कुछ भी हो, कुछ भी हो, कोई कानून हो, कोई पॉलिसी हो, ये भारत के लिए जो कानून और पॉलिसी बनाने वाला, भारत के लिए जो कानून और पॉलिसी बनाने वाला, इसमें तीनों का रोल रहता है। अब तीनों का रोल क्या रहता है? तो यदि हम कार्यपालिका, हम राम को मान लेते हैं या रमुआ को मान लेते हैं, तो रमुआ का काम कुछ अलग होगा। विधायिका यदि हम कलुआ को मान लेते हैं, कलुआ का काम अलग होगा। और न्यायपालिका यदि हम शंभू को मान लेते हैं, तो इसका काम क्या होगा? अलग होगा। अब तीनों का काम अलग अलग कैसे होगा हम अभी बताते हैं। कार्यपालिका यानी सॉरी विधायिका को पहले लो। विधायिका का काम है कानून को बनाना। इसका काम क्या है? कानून को बनाना। अब कोई भी कानून बनता है, भारत में बहुत सारा कानून बना हुआ है, तो कानून बनाने का जो पावर है वो किसके पास है? विधायिका के पास है। तो यानी कलुआ क्या कर रहा है? कानून को बना रहा है। तो कानून को कोई बना रहा है तो कानून लागू भी तो होना चाहिए। तो बनाने वाला अंग कोई और है, बनाने वाला अंग कौन है? विधायिका है। और इस कानून को लागू करने वाला अंग कोई और होगा, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्यपालिका। यानी कलुआ ने कानून बनाया और उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? रमुआ कर रहा है। अब जरूरी तो ये तो नहीं है कि जो कानून बना रहा है वो अच्छा ही हो सकता है वो कानून खराब भी हो जाए, हैं? तो अब अच्छा है या खराब है, और बना किसके लिए रहा है? पूरे भारतीयों के लिए बना रहा है, हम सब के लिए बना रहा है। यदि कानून गंदा हो गया तो क्या करेंगे? तो एक ऐसा भी तो अंग होना चाहिए जो हमारा सही और गलत का अर्थ समझा सके। तो वो अंग कौन है? शंभुआ, यानी तुम्हारा न्यायपालिका। इसने कानून को बनाया, इसने लागू किया, और उन दोनों ने जो कानून को बनाया और लागू किया, इसकी जांच कौन कर रहा है? न्यायपालिका। और यदि कानून अच्छा हुआ तो सही है, यदि कानून अच्छा नहीं हुआ तो उसको शून्य घोषित कर दिया जाता है, यानी रद्द घोषित कर दिया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे संघ सरकार में यानी यूनियन गवर्नमेंट में, पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। इसको उतारो बढ़िया से। अच्छा, आपका पहला क्लास है, इसको उतारो। कहा तुम्हारा कॉलेज आती है? अब तो अजीबोगरीब नियम लागू कर दिया है।
अरे तो लड़का का राइट आंख फरकता है, अच्छा होता है, या लेफ्ट वाला? लेफ्ट वाला। राइट वाला खराब होता है का? मेरा सुबह से राइट वाला कर रहा है यार। पैसा आएगा? अच्छा, राइट वाले में पैसा आता है? आया नहीं है सुबह से को पैसा। खर्चा होगा? क्या होगा? पैसा आता तो चलो समझते कि पैसा आ रहा है। अच्छा, मलेमास उतरा इसीलिए भगवान मेरा ही आंख देखा। उतारा। हो गया। अब कार्यपालिका का जब हम बात करते हैं, कार्यपालिका में जो पहला हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। तो एक हेडिंग दे देना, राष्ट्रपति। एक हेडिंग दे दो, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। हाँ। अब क्वेश्चन आता है कि संविधान में, हमारा जो संविधान है उसमें राष्ट्रपति के बारे में कहाँ चर्चा किया गया है? यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? संविधान के, लिख लेना, संविधान के भाग 5 में, कितने में? भाग 5 में राष्ट्रपति का चर्चा है। पहला क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि राष्ट्रपति का चर्चा किस भाग में है, तो भाग 5 में है। का जो अनुच्छेद है वो 52 से लेकर के 78 तक है। किस आर्टिकल में है, कहां से कहां तक है? आर्टिकल 52 से 78 तक, यानी अनुच्छेद 52 से 78 तक राष्ट्रपति के बारे में चर्चा है। 52 से 78 तक राष्ट्रपति के बारे में चर्चा है। अब एक एक करके हम लोग सब कुछ समझेंगे, ध्यान से सुनेगा, क्लास में ही याद हो जाएगा। आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 52 कहता है। तो लिखो अनुच्छेद 52, आर्टिकल 52, आर्टिकल 52, आर्टिकल 52, आर्टिकल 52। और आर्टिकल 52 में स्टार मार लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है। अब कैसा होगा? करिया होगा, गोरका होगा, लूला होगा, लंगड़ा होगा, अभी आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इतना तो आर्टिकल 52 ने हमको बता दिया। अच्छा, 2 डे मनाते हो तुम लोग, सब मनाते हैं, हम लोग भी मनाते हैं। एक इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं जो 15 अगस्त यही बीता है। एक हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। और इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। 15 अगस्त का तो हमको पता है कि हम लोग आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, इसलिए हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। बट गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? रिपब्लिक डे जो, ये जो 26 जनवरी वाला डे है, इसको हम लोग, ये जो रिपब्लिक डे कहते हैं, रिपब्लिक डे जो हम लोग मनाते हैं, ये क्यों मनाते हैं हम लोग? गणतंत्र दिवस, संविधान लागू हुआ था, एक तो कारण है। बचवा वाला कारण तुम लोग पढ़ ले हैं। रिपब्लिक ऐसे ही नहीं किसी देश के पीछे जुड़ता है। इंग्लैंडों में तो तुम्हारा संविधान चलता है, लेकिन उसमें कहाँ रिपब्लिक लगता है? कभी सुने हो द रिपब्लिक, यूनाइटेड किंगडम ऑफ रिपब्लिक स्टेट? कभी नहीं सुने होंगे, सीधा यूनाइटेड किंगडम बोल दिया जाता है। लेकिन इंडिया में लगता है द रिपब्लिक स्टेट ऑफ इंडिया।
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी रिपब्लिक लगता है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब क्या होता है? एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है सरकार का अध्यक्ष, एक होता है सरकार का अध्यक्ष, और एक होता है राष्ट्र का अध्यक्ष, एक होता है राष्ट्र का अध्यक्ष, हेड ऑफ स्टेट, एक होता है राष्ट्र का अध्यक्ष। अब दोनों में अंतर है, एक कह रहा है सरकार का अध्यक्ष और एक कह रहा है राष्ट्र का अध्यक्ष। सरकार का जो अध्यक्ष होता है उसको पीएम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीएम, जिसको प्रधानमंत्री कहते हो। और राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है उसको राष्ट्रपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति। यानी देश का सबसे प्रथम व्यक्ति किसको बोलते हो तुम? राष्ट्रपति को बोलते हो ना। फर्स्ट पर्सन ऑफ नेशन बोलते हो, प्रेसिडेंट होता है। बट वाई, क्यों? इंग्लैंड में जब जाओगे तो वहां का जो प्रथम व्यक्ति होता है वो वहां का राजा होता है। और जिस देश में राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा, यानी नेशन का हेड ऑफ स्टेट जो होता है, वो यदि चुन के आता है, उसको यदि चुन के बनाया जाता है, तब उस देश में रिपब्लिक लगता है। लेकिन जिस देश में चुन के नहीं बनाया जाता है उस देश में रिपब्लिक नहीं लगता है। जैसे इंग्लैंड चल जाओ, इंग्लैंड का जो राजा होता है वो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसका बेटा ही, उसके फैमिली वाले ही बनेंगे। लेकिन भारत में तुम देखो, भारत में ऐसा नहीं है। अभी हमारा राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। क्या उनके पिताजी कभी राष्ट्रपति थे? क्या उनके माताजी कभी राष्ट्रपति थी? क्या? तो जब ना उनके पिताजी थे, ना ही उनकी माताजी थी, ना ही उनका भाई था, ना ही बहन थी, कोई नहीं थी, वो बनी है, तो इसका मतलब वो चुन करके बनी है। तो जब किसी देश का हेड ऑफ स्टेट बाय इलेक्टेड यानी चुनाव से बनता हो तो उस देश में रिपब्लिक लगाया जाता है। उस देश को हम लोग गणतंत्र देश, एक होता है लोकतंत्र देश, एक होता है गणतंत्र देश। हमारा जो डेमोक्रेसी, हमारा जो इंडिया है वो डेमोक्रेसी वाला भी है एंड रिपब्लिक वाला भी है। क्योंकि सरकार का भी जो अध्यक्ष किसको बोल रहे थे हम लोग? पीएम। इसको भी चुन के बनाते हैं हम लोग, और राष्ट्रपति जो होता है इसको भी चुन के बनाते हैं हम लोग। अब तुम बोलोगे कि राष्ट्रपति का वोट तो हम गिराने नहीं जाते हैं। राष्ट्रपति का वोट कभी गिराने गए हो क्या? तब तुम कैसे कह सकते हो कि इसको चुनते हो? इसको हम नहीं चुनते हैं, जिसको हमने चुना उसने उसको चुना। यानी हम तुम्हारा विधायक को चुनते हैं ना, हम लोग संसद को चुनते हैं ना, तो राष्ट्रपति को विधायक और संसद दोनों मिलके चुनता है। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली वे कहीं ना कहीं हम ही ना चुन रहे हैं उसको। यदि हम उस संसद को नहीं चुनते, यदि हम उस विधायक को नहीं चुनते, तो विधायक क्या राष्ट्रपति में वोट गिराने जाता? वो विधायक है तब ना राष्ट्रपति के वोट में जा रहा है तुम्हारा पार्टिसिपेट करने के लिए। यदि हम उसको बनाते ही नहीं तब तो नहीं जाता वो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ही चुन रहे हैं राष्ट्रपति को। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष प्रणाली के रूप में होता है या अप्रत्यक्ष के रूप में होता है? तो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष के रूप में प्रणाली होता है। तो किसी भी देश में रिपब्लिक, तुम जो रिपब्लिक डे मना रहे हो, सही बात है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक मनाते हैं। लेकिन रिपब्लिक उसी देश में लगता है जिस देश का जो प्रथम आदमी होता है, जिस देश का अध्यक्ष जो होता है वो बाय इलेक्टेड हो, चुनाव के आधार पे हो, ना कि वंशानुगत हो, जेनेटिक हो कि मैं बनूं राजा, मेरा बेटा बने राजा, फिर उसका बेटा बने राजा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यदि ऐसा होगा तो वो देश कभी भी रिपब्लिक हो ही नहीं सकता। रिपब्लिक तभी कहलाएगा जब उस देश का जो प्रथम व्यक्ति है यानी हेड ऑफ स्टेट है वो बाय इलेक्टेड हो, यानी चुनाव हो गया हो। कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्टिकल 52 हम लोग क्या पढ़े? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कैसा होगा और क्यों होगा? तो क्यों होगा अभी हम लोग ने उसके बारे में समझा। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे बनेगा वो राष्ट्रपति। हमने बोला कि हम राष्ट्रपति बनेंगे, तो ऐसे ही थोड़ी मुंह उठा के जाके राष्ट्रपति बन गए। उसका कुछ प्रोटोकॉल है ना, कुछ होगा तब ना वो राष्ट्रपति बनेगा। तो क्या होगा? तो उसका चुनाव होगा। अब चुनाव के बारे में संविधान में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो नेक्स्ट लिख लो आर्टिकल 54। अब बोलोगे कि आर्टिकल 53 छोड़ दिए आप। आर्टिकल 53 छोड़ दिए, जहां जहां जो भी आर्टिकल छोड़ेंगे, जहां जहां इंटर रिलेट होगा वहां करेंगे ताकि समझ आ जाएगा। अभी आर्टिकल 53 लिखाएंगे तो बाउंस करेगा दिमाग से।
तो अभी आर्टिकल 53 को छोड़ रहे, जहां पे आर्टिकल 53 का यूज होने वाला रहेगा हम खुद ब खुद वहां पे कर देंगे, ठीक है। तो लिखो आर्टिकल 54 यानी अनुच्छेद नंबर 54, आर्टिकल 54 लिखना, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 54। और आर्टिकल 54 पे भी स्टार मार लो, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी राष्ट्रपति को हम चूज कर रहे हैं। अब मान के चलो हमने कलुआ को राष्ट्रपति बनाया, अब कलुआ को जो राष्ट्रपति बनाएंगे तो कलुआ का निर्वाचन होगा। अब निर्वाचन कलुआ को वोट कौन कौन सा देगा, इसमें अब थोड़ा सा क्वेश्चन फंसाता है एग्जामिनर, क्योंकि इसमें हम तुम वोट नहीं दे सकते हैं। हम तुम इसको इसलिए नहीं दिया गया, जब संविधान सभा में हल्ला उठी इस बात की कि तुम संसद में वोट गिराने के लिए दे रहे हो, विधायक में वोट गिराने के लिए भारत के जनता को दे रहे हो, तो लेकिन राष्ट्रपति में वोट गिराने के लिए भारत के जनता को क्यों नहीं दे रहे हो। अंबेडकर साहब तुरंत खड़ा हुए, और अंबेडकर का देखो, भारत के इतिहास में दो बंदा ऐसा जिसके तर्क को काटना बड़ी मुश्किल था, एक तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू और दूसरा तुम्हारा भीमराव अंबेडकर। और सबसे खतरनाक बी आर अंबेडकर का तर्क, वो ऐसा तर्क ही देते थे उसके उनके तर्क को काटना कितना कितना का पसीना छूट जाता था। उन्होंने खड़ा होकर तर्क क्या दिया तो सुनो, उन्होंने खड़ा होकर तर्क ये दिया, बोला कि भारत की जितनी भी अधिकतर शक्ति है वो तो तुम खुद ब खुद पीएम के हाथ में दे रहे हो। राष्ट्रपति के हाथ में एक होता है नाम एक होता है नाम का शक्ति, एक होता है काम का शक्ति। नाम का शक्ति मात्र किसको मिला है, राष्ट्रपति का मिला है। कभी सुने हो, कभी अच्छा न्यूज में ज्यादा राष्ट्रपति रहता है या पीएम रहता है, पीएम रहता है ना, ये जरूर सुनेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी का दौरा इस देश में हुआ, उस देश में हुआ, इससे मिला उससे मिला, लंद फंद देवानंद सब हो जाता है। लेकिन कभी सुने हो राष्ट्रपति के बारे में, बहुत कम सुना होगा। राष्ट्रपति को नाम मात्र का शक्ति दिया गया, ओरिजिनल पावर जो होता है वो किसको दिया गया है, पीएम को दिया गया। तो अंबेडकर ने बोला कि सारा पावर तो तुम पीएम को दे रहे हो, बहुत कम पावर तुम राष्ट्रपति को दे रहे हो। और दूसरा, उस समय भारत उतना अमीर देश नहीं था जितना आज है, उस समय भारत गरीब देश था, तुरंत तुरंत हम लोग आजाद हुए थे। और ऊपर से एगो पगला बहुत सारा पैसा लेके चल गया था ऑलरेडी, जिसको आज हम लोग पाकिस्तान कहते हैं। वो भीख मांग रहा था, बोला पैसा दो। जैसे भाई, एक बाप का दो बेटा है, अब बाप के पास बहुत सारा पैसा है तो बाप का क्या मतलब होता है कि दोनों भाई को बांट दे आधा आधा। तो सेम हिंदुस्तान के पास बड़ी पैसा था, अब पाकिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान बोला है कि हम तुरंत अभी अलग हुए, हमको कुछ पैसा दे दो। गांधी जी ने यहीं पे दिक्कत कर दिया, गांधी जी ने बोला कि दे दो पैसा, तुम्हारा भाई ये है। नहीं देता ना तो आज इतना उछलवे नहीं करता उस पगला, और उछलेगा का, वैसे भी तो कटोरा लेके मांगिए रहा है सबसे। हम लोग ऑलरेडी हम लोग गरीब थे, हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि हमारा देश भी बहुत अमीर था उस समय। आज जो देश का हालात है उससे कई गुना बहुत कम हम लोग का, उस समय बहुत गरीबी में थे हम लोग। इवन हम लोग के लिए, हम लोग को खाने तक के लिए नहीं रहता था। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बना जवाहरलाल नेहरू के बाद, तो उन्होंने एक चीज बोला, रियल प्रधानमंत्री उसी को बोलोगे। आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो फटा धोती पहन के चलता हो। लाल बहादुर शास्त्री सिंगल एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके पास 2 जोड़ी धोती थी, उससे ज्यादा धोती थी नहीं उनके पास। आज का थोड़े 5 लाख का सूटे पहनेंगे और 3 लाख का चश्मे पहनेंगे। हाँ, इशारा समझ रहे हो ना, आज वाला प्रधानमंत्री नहीं है। बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदा थे वो लाल बहादुर शास्त्री। हम लोग के पास गेहूं नहीं रहता था कि हम लोग 2 वक्त का रोटी खा पाए। हम लोग गेहूं मंगाते थे अमेरिका से, अमेरिका हमको गेहूं देगा, और तब हम लोग डिपेंड रहते थे। एक बार ऐसे ही अमेरिका ने गेहूं भेजा, गेहूं सड़ा हुआ था। लाल बहादुर मार्केट जाते हो चावल वावल खरीदने के लिए तो हाथ में लेके देखते हो ना कैसा है कि नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री देखे गेहूं सड़ा हुआ था, बोला यहीं से लेके चल जाओ, और एयरपोर्ट से ही तुम्हारा गेहूं को लौटा दिया जाता है। बोला ले जाओ, अमेरिका ही ले जाओ।
और उन्होंने आवाहन किया कि एक टाइम सब भूखा रहेगा, और पूरा भारत जो है कई दिनों तक एक टाइम भूखा रहा। और ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है कि भारत के लोगों को भूखा रख रहा है, अपना काजू वाला रोटी खा रहा है, ऐसा भी प्रधानमंत्री नहीं थे। वो खुद भी भूखे रहते थे। अब समझ सकते हो, उनको जो गाड़ी मिली हुई थी पीएम वाला एम्बेसडर, उनमें बताया जाता है कि उनके फैमिली वाला यदि कोई, उनकी पत्नी एक बार बोली कि जो हमको भी थोड़ा घुमा दो, गरीब घर से थी, बोला ये पीएम हो यार तुम घुमा दो। तो बताया जाता है कि लाल किला का जो एक राउंड किया, तो पेट्रोल का जितना पैसा हुआ वो अपने वो जो सैलरी आता था उसमें से वो पेट्रोल का पैसा कटवाए, कि गाड़ी मिला है पीएम को, ना कि पीएम के पत्नी को। पत्नी घूमी तो इसका पेड कौन करेगा? पीएम खुद अपने जेब से पैसा पेड किया। अब ऐसा स्वाभिमानी आदमी आजकल के प्रधानमंत्री में तुमको नहीं मिलेगा। नेहरू तो और खतरनाक बंदा था। खतरनाक का मतलब ये मत समझना कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे थे। उनके मुंह में ऑल टाइम मोटा सिगार रहता था, पीले है पूरा, एक वो जापानी वाला कैप, फर्स्ट क्लास, 1-1.5 लाख का सूट। उस समय बड़ा खतरनाक। 2-3 को जो बंदा हुआ ना भारत के इतिहास में, वो एसमोज में कई रईसी में एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा। जिन्ना 1 नंबर का रईस, जवाहरलाल नेहरू उससे भी खतरनाक वाला रईस। बताया जाता है कि मोतीलाल नेहरू का पूरा इलाहाबाद का नाम सुने होंगे। अब पूरा इलाहाबाद मोतीलाल नेहरू का जमीन था, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में टोटली 52 गेट हुआ करता था। और जिस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जवाहरलाल नेहरू पढ़ते थे, तो बताया जाता है कि 52 गेट पे 4 व्हीलर लगा हुआ रहता था, कि मेरा बेटा जिस गेट से निकलेगा उसी गेट पे उसको 4 व्हीलर मिलेगा। अब इतना रईस बाप का रईस बेटा है, वो सोच सकते हो कि वो धोती फटा हुआ पहनेगा? नहीं। डाउन टू अर्थ वही रह सकता है जो जिसने गरीबी को देखा है। वही जिसने गरीबी को देखा है वो गरीब का मसीहा होता है। जो गरीब बन के अमीर बना है वो पक्का देखना गरीब का हेल्प करेगा। लेकिन जिसका जन्मे तुम्हारा अमीर फैमिली में हुआ है वो गरीब का ज्यादा नहीं देखता है। ये ध्रुव सत्य बात है, आज भी तुम देख लेना। तुम देखना जो गरीब बन के अमीर बना है वो खतरनाक बंदा होता है। सेम यहाँ पे ये भी था। तो राष्ट्रपति बोला कि ये तो नाम का शक्ति है, इसको जो तुम क्यों भारत के जनता को बोल रहे हो वोट देने के लिए, इसको भारत के जनता को मत बोलो वोट देने के लिए। इसको वही वोट देगा जिसको भारत के जनता ने चुना है। और कहीं ना कहीं ये भी तो भारत के जनता ने ही इसको भी तो चुन रहा है। और हमारा देश उतना अमीर नहीं था कि 2-2 इलेक्शन करवाता, राष्ट्रपति का अलग इलेक्शन, प्रधानमंत्री का अलग इलेक्शन। बोला कि इतना मत करो, लोकसभा का इलेक्शन करवाओ और राष्ट्रपति का इलेक्शन मत करवाओ। राष्ट्रपति को वही चुनेगा जिसको जनता ने चुना है। तो जनता एक या तो विधायक को चुनता है या तो संसद को चुनता है। लोकसभा और राज्यसभा में बैठा हुआ बंदा, और इधर तुम्हारा विधानसभा में बैठा हुआ बंदा। लेकिन जो मनोनीत होगा वो नहीं, जिसको चुना है वही जाएगा तो उसके निर्वाचन में। तो उससे संबंधित जो है वो कौन सा आर्टिकल दिया गया है? आर्टिकल 54। इसमें लिख लो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। लिख लो, पहला लिखना राष्ट्रपति के निर्वाचन में, लिखना राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघ सरकार के यानी केंद्र सरकार के, यदि संघ ना आए तो वहीं पे ऑब्लिक डाल के केंद्र भी लिख लेना ताकि दिक्कत ना हो। संघ सरकार के दोनों सदन, दोनों सदन का मतलब संघ सरकार का हम दोनों सदन बोल रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट का दोनों सदन बोल रहे हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट में 2 हाउस होता है, एक हाउस को हम लोग अपर हाउस कहते हैं और दूसरे को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं। अपर हाउस और दूसरा लोअर हाउस। तो अपर हाउस को हम लोग मतलब क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं, और लोअर हाउस को हम लोग लोकसभा कहते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघ सरकार के यानी यूनियन गवर्नमेंट के दोनों हाउस यानी अपर हाउस और लोअर हाउस यानी राज्यसभा और लोकसभा, दोनों के लिखो, दोनों के क्या लिखा है हमको, एक दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, कौन सदस्य? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान में रखना ये निर्वाचित,
एक होता है मनोनीत, एक होता है निर्वाचित, एक होता है इलेक्टेड, एक होता है नॉमिनेटेड। देयर आर मेजर डिफरेंट बिटवीन इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। मैंने बोला कि हम किसी को तीन टाइप का होता है, एक सिलेक्शन होता है, एक इलेक्शन होता है, एक नॉमिनेशन होता है। अब हम आए, हम बोल दिए कि इसको हम क्लास मॉनिटर बनाना चाहते हैं, इससे इसको दिक्कत हो गई, तो हम क्या किए, हम बोले कि ठीक है 10-10 क्वेश्चन देते हैं सबको, और 10 क्वेश्चन में जिसने 10 क्वेश्चन बना लिया उसको क्लास मॉनिटर बना दिए। अब मान के चलो इसने बना दिया तो ये सेलेक्ट हुआ है, इसको सिलेक्शन कहा जाता है। इलेक्शन क्या होगा, इलेक्शन उसको कहेंगे कि मान के चलो इसको हम बोले, ये बोला कि हम भी बनना चाहते हैं, तो बोलेंगे कि इसके तरफ जो है हाथ खड़ा करो और इसके तरफ जो है वो हाथ खड़ा करो। यदि इसके तरफ ज़्यादा हो गया तो ई जीत गया तो इसको इलेक्शन कहेंगे। नॉमिनेशन क्या कहेंगे, तो नॉमिनेशन हम आए, हमको ज़्यादा ही प्यार है इससे, सीधे हम बोल दिए कि यही बनेगा तो यही बनेगा, इसको नॉमिनेशन कहें। तो राष्ट्रपति जो है, अब तो लोकसभा में भी पहले एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था और राज्यसभा में अभी भी कर रहा है, लेकिन अब लोकसभा से हट गया है। तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। वहीं पे लिख लो ब्रैकेट में, वहीं पे ब्रैकेट में लिख लेना, निर्वाचन में मनोनीत सदस्य, निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा। नॉमिनेटेड मेंबर, हाँ, नॉमिनेटेड मेंबर आर नॉट अलाउड इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। क्लियर? ठीक है, दूसरा लिखो। ये तो संघ सरकार का बात हुआ। अब हम लोग विधानसभा का बात करते हैं, यानी राज्य सरकार का बात करते। तो लिखना राज्य सरकार में के नहीं, राज्य सरकार में विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऐसे लिखना, राज्य सरकार में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा, ना कि मनोनीत सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य, ना कि है ऐसी एनर्जी रहता नहीं है बॉडी में, है अरे थक के आते हैं, 4 जगह पढ़ा के आ रहे। थोड़ा कान खोलो और मेरे बातों को सुनो। 5 बार बुलवाएगी ना तो हम यहीं पे सो जाएंगे, आती हो सो जाए। राज्य सरकार में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, ना कि मनोनीत सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य। तीसरा पॉइंट लिखना, जिस राज्य में विधान परिषद होती है, 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 उस राज्य का विधान परिषद का सदस्य, उस राज्य का विधान परिषद का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा, भाग नहीं लेगा। इससे ये बात पता चली कि जिस राज्य में, जैसे हमने केंद्र सरकार में यानी संघ सरकार में 2 हाउस का बात किए हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार में भी कहीं कहीं 2 हाउस होती है।
एक को कहा जाता है विधानसभा, एक को कहा जाता है विधानसभा और एक को कहा जाता है विधान परिषद। क्या कहा जाता है? विधान परिषद। सुना होगा, एक को कहते हैं एमएलए जिसको विधायक कहते हो, और एक एमएलसी होता है। एमएलसी जो बैठता है वो विधान परिषद में बैठता है, और एमएलए जो होता है वो विधान सभा में बैठता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा का सदस्य तो भाग लेगा, लेकिन कैसा? निर्वाचित सदस्य भाग लेगा, और विधान परिषद का लेकिन सदस्य इसमें भाग नहीं लेगा। क्लियर है? और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधानसभा है। केंद्र शासित प्रदेश अलग हो गया, तो 2 गो केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहां पे विधानसभा है, उसके भी सदस्य जो है, निर्वाचित सदस्य जो है, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दिल्ली तथा दिल्ली तथा दिल्ली तथा दिल्ली तथा पौंडीचेरी, पौंडीचेरी, हाँ, दिल्ली तथा पौंडीचेरी, दिल्ली तथा पौंडीचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा। अब जो राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, अब तो हम लोग ने ये बताया कि कलवा यदि राष्ट्रपति बन रहा है तो कलवा को वोट कौन कौन गिराएगा, हम लोग ने ये जान लिया। कलवा को वोट कौन कौन गिराएगा? तो केंद्र सरकार का लोकसभा का जितना निर्वाचित सदस्य है वो भाग लेगा, राज्यसभा का जितना निर्वाचित सदस्य है वो भाग लेगा, मनोनीत सदस्य नहीं लेगा। ये केंद्र सरकार का। यदि राज्य सरकार का बात करते हैं तो विधानसभा में जितना निर्वाचित सदस्य है भाग लेगा, लेकिन विधान परिषद का भाग लेगा क्या? नहीं लेगा। हमने ये पढ़ा है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक दिल्ली और दूसरा पौंडीचेरी, तो इन दोनों का जो विधानसभा का निर्वाचित सदस्य वो भाग लेगा, लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा। क्लियर है? कलवा को इतना आदमी वोट गिराएगा, ये तो समझ लिए। अब जो इतना आदमी वोट गिराने के लिए जा रहा है वो किस प्रकार वोट गिराएगा? जैसे हम लोग जाते हैं वोट गिराने के लिए तो हम लोग बटन को दबाते हैं ना, हो तो हम लोग को क्या कहा जाता है? एक बार में एक ही आदमी को वोट देना है, एक आदमी एक वोट का बात होता है। ऐसा थोड़ी ये तुम वोट गिराने के गए तो बीजेपीओ को में दबा दिए, कांग्रेसों में दबा दिए, आमो आदमी में दबा दिए, ऐसा होता है क्या? मुखिया तुम्हारे यहाँ 5 गो मुखिया खड़ा हुआ था, ऐसा थोड़ी है कि 5 मुखिया को दबा दिए, हसुआ छाप, हथौड़ी छाप, कंघी छाप, ऐसा नहीं ना, एक ही छाप पे ना बटन दबाना पड़ता है। लेकिन ये लोग जो जाएगा ना, ये लोग को सब छाप पे बटन दबाने के लिए कहता है, सब छाप पे। अब कहोगे कैसे? तो एक चीज समझो, मान के चलो राष्ट्रपति के पद पर 5 गो आदमी खड़ा हुआ, एगो है कलुआ, दूसरा रमुआ, तीसरा मंगरू, चौथा डमरू, और 5वां लक्ष्मी। क्या है? लक्ष्मी। अब 5 गो राष्ट्रपति के पद से खड़ा हुआ। अब इसको वोट गिराने गया है ही पगला, मान के चलो इसको विधायक मान लो। इसको बोलेगा कि बेटा ये जो 5 गो है, कलुआ, रमुआ, मंगरू, डमरू और लक्ष्मी, इसको बोलेगा कि तुम अपने फेवरेट के आधार पे इसको वोट गिराओ। ये जाएगा, ये विधायक है मान के चलो, ये पहले जाएगा कलुआ के पास, बोलेगा कलुआ अच्छा आदमी तो था लेकिन अब अच्छा नहीं रहा, इसको नहीं देंगे वोट, ये 1 नंबर पे इसको नहीं रखेंगे। रमुआ ठीक ठाक है लेकिन ईगो वाला बंदा है, इसको भी नहीं चुनेंगे। मंगरू अपने एरिया का है, इंशाल्लाह बड़का पगला है, छोड़ देते हैं इसको। डमरू ई पड़ोसी हो, एकरा 1 नंबर पे रख दे, ठीक है।
लक्ष्मी देखने में सुंदर है, एक 2 नंबर पे रख दो, ठीक है। 3 नंबर पे इसको रख दिया, 4 नंबर पे इसको रख दिया और 5 नंबर पे इसको रख दिया। वोट सबको गिरा रहा है ना, ये गिरा रहा है कि नहीं, लेकिन फेवरेट इसका एक होगा, नंबरिंग सिस्टम होगा। फिर ही पगला आया कि सीधा कुछ सोचा न समझा, लक्ष्मी को 1 नंबर पे रख दिया है, और इसके बाद इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ऐसे करते करते सब आया। जितना भी कौन कौन आएगा अभी हम बता दिए ना, लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य आएगा, राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य आएगा, और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश ना, एक दिल्ली और दूसरा पौंडेचेरी का निर्वाचित सदस्य आएगा। सब आया। अधिकतर इसको 1 नंबर पे रखा, अधिकतर जो है इसको 1 नंबर पे रखा, इसको 2, इसको 4, इसको 3, इसको 5, इसको 3, इसको 5, इसको 4, इसको 2, ऐसे करते करते चलते रहा। अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है, जो आएगा जब उसका तैयार हो जाएगा, जब सब वोट गिरा देगा, तो ये पांचों में देखेगा कि 5 नंबर सबसे ज्यादा ककड़ा है, देखेगा 5 नंबर सबसे ज्यादा ककड़ा है, डमरू को है, तो डमरू पहले ही हट गया। अब कितना बचा, 4। अब बोलोगे कि अब देखो यहाँ पे फिर खेल होता है, डमरू को जितना आदमी ने दिया है क्या करेगा, सबको काउंट करेगा, और सबको काउंट करके ई चारों में बांट देगा उसको। डमरू मार्केट से गोल। अब बचलो के कलुआ, रमुआ, मंगरू और लक्ष्मी। अब ई चारों में देखेगा कि 5 नंबर सबसे ज्यादा किसको आया है। अब तुम मान के चलो किसको आया, लक्ष्मी को। अब लक्ष्मी का क्या करेगा, एकर जतवा है ई तीनों में बांट देगा। अब मार्केट से लक्ष्मी भी गोल। अब काय गो बचा, 3 गो। अब ई तीनों में देखेगा कि सबसे ज्यादा वाला कौन है, तो मान के चलो मंगरू आया, मंगरू को हटा करके मंगरू का जितना वोट है ये दोनों में काउंट कर देगा। अब मार्केट में कितना बचा, 2। तो अब राष्ट्रपति या तो कलुआ बनेगा ना तो रमुआ बनेगा। अब इसमें देखेगा 1 नंबर ककरा ज्यादा आयल है, 1 नंबर किसको आयल है, कलुआ। तो भारत का राष्ट्रपति कौन बन गया, कलुआ। समझ आया कैसे होता है, नहीं हो सकता, तब ना ये सब बांटता है, समझा। ये काहे बांट रहा था एक दूसरे का, उसमें काहे ऐड कर दे रहा था। तुम जितना दिमाग दौड़ाया, पढ़ा लिखा वो लोग ना है रे। इलेक्शन कमीशन बेवकूफ थोड़ी है, आईएएस जाता है बन के इलेक्शन कमीशन में, एक आईएएस कम पढ़ा लिखा रहता है, बताओ। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अब निर्वाचन की पद्धति कैसी होती है वो बताएंगे कल, क्लियर है।